लेकिन जो एग्जिट पोल के अलग अलग एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो इस वक्त हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल में एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं है जो विपक्ष को जीतता हुआ दिखाए। सभी एग्जिट पोल में करारी हार इंडिया गठबंधन की और एक बम्पर जीत आप इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के वोटरों ने बम्पर मतदान किया है उसी तरीके से बम्पर जीत की ओर बढ़ता हुआ एनडीए यहां पर बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर चूंकि बीच में हम जो दूसरी खबर की तरफ गए थे, लेकिन आप उस दोनों को जोड़ सकते हैं कि शायद यही सब वजह नहीं है कि महागठबंधन में बार बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जनता उसे नकार देती है, क्योंकि गठबंधन के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं रहता और इसकी वजह से दोनों दल के कुछ नेता जो है नाराज रहते हैं कि गठबंधन में रहकर हमें नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान अब दिख रहा है एग्जिट पोल के नतीजों में, जहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जनता ने महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका नहीं देना तय कर दिया था पहले ही। शायद जनता मूड बना चुकी थी कि एनडीए की सरकार बनानी है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि 14 नवंबर को एक्चुअल नतीजे आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल बहुत कुछ इशारा कर रहा है और यह इशारा साफ तौर पर कह रहा है कि नीतीश कुमार के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास, जनता का भरोसा अब भी बरकरार है। शायद मोदी नीतीश की जोड़ी जनता पसंद कर रही है। जनता को लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने अगर काम किया है तो उन्हें मौका फिर से क्यों न मिले। जो लोग बार बार विपक्ष कह रहा था कि नीतीश कुमार अब सरकार नहीं चला पा रहे हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, लेकिन अगर ये वोट जो दिख रहा है एग्जिट पोल के नतीजों में, अगर ये वोट वाकई नीतीश कुमार के लिए पड़ा है तो इसका मतलब है कि जनता अब भी नीतीश कुमार को एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है। रजनीश, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज जो हमारी मुलाकात हुई और जो पार्टी कार्यालय में वो पहुंचे और उनके जो भाव भंगिमा थे और साथ ही साथ जो गेस्चर पोस्चर था उससे वो खासे खुश नज़र आ रहे थे और उत्साहित भी थे। और जिस तरीके से उनके सहयोगी, अब देखिए चुनाव है, हर पार्टी, हर जो राजनीतिक दल है अपने तरीके से अपनी दावेदारी करती है और जाहिर तौर पे चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन जो उत्साह दिखा है मतदाताओं का और साथ ही साथ जो मतदान केंद्र पर वोट फीसदी के रूप में जो टर्नअप हुए हैं तमाम सारे जो मतदाता और एक अच्छी खासी मार्जिन है। अब देखिए पिछले चुनाव 2020 की बात करें तो 57.29% का जो आंकड़ा था 2020 का, वो अब बढ़कर देखिए कि पहले चरण और दूसरे चरण को जोड़ देंगे तो कितने फीसदी का इजाफा हुआ, यानी अतिरिक्त वोट जो है वो ये पड़े हैं। अब ये जो मतदाता हैं और पहले चरण की अगर बात कर ले उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है तो वो जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने, और ख़ास तौर पे जो नए मतदाता जुड़े हैं इस बार और उन्होंने पहली बार जो एसआईआर के बाद जो तस्वीर बदली है और उन्होंने जो मतदान में भाग लिया है, तो सरकार की ओर से जो एक कैंपेन तो है ही है, साथ ही साथ सघन अभियान दोनों ओर से चलाए गए हैं, लेकिन जनता के हित को लेकर जो बातें कही गई है या फिर जो मानदेय बढ़ाने से लेकर शिक्षकों की बहाली से लेकर या फिर जो दीदी जीविका दीदी है उनके ज़रिए या फिर 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में देने की बात कर ले या फिर जो बिजली जो निःशुल्क किया गया है 125 यूनिट का उसकी बात कर ले, और इसके अलावा जो तमाम जो पेंशन योजना है, सामाजिक हित को लेकर जो मानदेय है और जो मिलते हैं बुज़ुर्गों को, जो निःशक्त व्यक्ति हैं उनको, ये जो बढ़ोतरी हुई है 400 के बढ़ाकर 1100 रुपये जो किए गए हैं बुज़ुर्गों को, तो इन सब बातों का प्रभाव जो है माना जा रहा है, जो असेसमेंट है कि इसका प्रभाव है कि बुजुर्ग भी जो है 60 साल से प्लस के जो वोटर हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़कर बूथ पर जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है मतदान को लेकर। महिलाओं का उत्साह और लंबी लंबी जो कतारें देखी गई है और उसका जो फीडबैक है वो भी कुछ उसी प्रकार है। दूसरी ओर ये भी सच है कि जो तेजस्वी यादव ने यहाँ पे नौकरी देने की बात, हर एक घर से जिनके घर में कोई मतदाता नहीं है, युवाओं में कुछ उसका भी असर मतदान केंद्र पे देखा गया है। तो लिहाजा ओवरऑल अगर असेसमेंट करें और आंकड़ा डाटा और तमाम सारी बातें और जो एग्जिट पोल में जो सैंपल है और जो साइज है, इन तमाम बातों के जरिए जो निष्कर्ष है तो उससे जो दिख रहा है कि जो झुकाव है, चूँकि पिछले बार का जो आंकड़ा था उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गोलबंदी अगर आप देखें मतदाताओं की, उसमें 12,000 से कुछ 100 वोट जो है ज़्यादा ये फ़र्क था। तो अब बहरहाल कोशिश यहाँ पे थी कि महागठबंधन की ओर से कि उसको पाटा जाए। और पिछला जो आंकड़ा है 243 सीटों का बिहार में 2020 का,
उसमें देखिए कि जो एनडीए है उसके खाते में जो है 125 सीटें और जबकि 110 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर है। बाकी 8 जो अदर्स हैं जिसमें कि 5 जो हैं वो AIMIM के थे, हालांकि बाद में उसमें से 4 टूटे और जो 3 बच गए 8 में अदर्स में, उसमें एक बसपा के थे जमा खान जिसको कि जेडीयू ने अपने पाले में मिला लिया, जबकि एक जो मटिहानी से विधायक थे एलजेपी के टिकट पर जीत कर आए थे उसको भी जेडीयू ने अपने पाले में मिला लिया और साथ ही साथ सुमित सिंह एक जो निर्दलीय थे चकाई से उनको भी अपने पाले में। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ आंकड़ा जो है 210 का था और 125 का था और अंतर जो है बड़ा ही कम था सत्ता पक्ष और ठीक है रजनीश, रोकना चाहेंगे आपको। तो लगातार हम एग्जिट पोल के आंकड़े यहाँ पर लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल के जो अलग अलग आंकड़े हैं वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये पूरे चुनाव में देखिए ये जो सभी तरह के एग्जिट पोल जो रजनीश सामने आए हैं सबने लगभग अन्य के खाते में 2 से 5, 3 से 5, 3 से 6 सीट से ज्यादा किसी ने नहीं दिया है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ना तो ओवैसी कार्ड चला ना तो जनसुराज का कार्ड चला? रजनीश बिल्कुल देखिए, और इतना ही भर नहीं, 6 से 7 का अगर अदर्स का आंकड़ा है या 5 अगर है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप ये भी मानिए कि सीमांचल के इलाके में भी AIMIM का जादू नहीं चला, क्योंकि 5 सीटें जो हैं वो पिछले बार उन्होंने जीती थी और इस बार जो है लड़ाई जो है सीधा सीधा, और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में एनडीए जो मजबूत नहीं थी या फिर कमियां थी, शाहाबाद का क्षेत्र हो, मात्र 2 सीटें थी, एक आरा का एक बरहरा का, वहां पे उन्होंने फोकस किया था कि वहां से अगर सीटें 2, 4, 5, 7 अगर बढ़ते हैं तो इसका फायदा होगा और दूसरे जगह अगर कुछ 2, 4 कमी होती है वो भरपाई होगी। और दूसरा जो सीमांचल का क्षेत्र था, सीमांचल के क्षेत्र में खास रणनीति थी, अमित शाह खुद यहाँ पे कैंप किए थे और साथ ही साथ उन्होंने जो रणनीति बनाई थी उसमें शाहाबाद और सीमांचल पर फोकस किए थे, तो वहाँ उन्होंने भी फोकस किया था और महागठबंधन की ओर से भी कोशिश थी कि जो वोट का बंटवारा और तमाम सारी बातें सीमांचल में है उसको अपने पाले में समेटा जाए। तो बहरहाल अब जो ये नतीजे सामने जो दिख रहे हैं, रुझान दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल का नतीजा है उसमें ये माना जाएगा कि जो मतदाताओं को लेकर जो घोषणा पत्र दोनों ओर से हुई थी उसमें जो प्रभावी है, चूँकि इनकी थे कि सरकार जब आएगी तो फिर ये तमाम सारी बातें होंगी, उनकी ओर से था कि प्रत्यक्ष रूप से कई सारे जो जनहितकारी और जो आर्थिक लाभ की बातें जो है अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वर्गों को लेकर, चाहे वो युवा हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर समाज के दूसरे तबके के लोग हों, जीविका दीदी के जरिए महिलाओं की हो, और ओवरऑल जितने उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो हर एक घर है, हाउस होल्ड की बात है, बिजली 125 यूनिट जो है ये भी बड़ा मायने रखता है। बहरहाल इतना ये भी तय है कि बिहार में जो सामाजिक समीकरण है उसके ताना बाना के तहत ही वोट जो है इस बार भी पड़े हैं, लेकिन जो मार्जिनल वोटर्स हैं जिन्होंने अपना मन मिजाज उस तरीके से नहीं बनाया है और जो बातों से या फिर घोषणा पत्र से और जो मार्जिनल वोटर की बात कर रहे हैं, तो उनका जो अगर प्रभाव 2-4% का भी अगर टर्न होता है तो सीटों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि रजनीश, कई सीटें ऐसी रही हैं पिछले, बिल्कुल रजनीश, चूंकि ये बार बार कहा जा रहा है ना कि आखिर क्या हुआ, उसमें देखिए मैं प्रशांत किशोर की बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिससे बहुत लोग असहमत थे कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत, लेकिन मैं प्रशांत किशोर की एक बात से सहमत था और जो मुझे लग रहा है कि वो परिणाम में दिखेगा। प्रशांत किशोर एक बात जो बार बार कहते थे कि मेरा परिणाम ये होगा कि या तो अर्श पर या फर्श पर, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था। कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर किंग मेकर बन सकते हैं, मुझे लगता था बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं कि अर्श पर या फर्श पर तो वही होगा। बिहार की जनता जिसको भी समर्थन देगी वो बहुमत के साथ सरकार बनाने का समर्थन देगी, ऐसा मेरा भी मानना था और अभी भी मेरा मानना है। हालांकि परिणाम 14 को आएंगे रजनीश, लेकिन इसको मैं इसी तरीके से देखता हूं कि प्रशांत किशोर भी शायद ये बात तो सही कह रहे थे, अगर वो अर्श पर होते तो जाहिर तौर पर सरकार खुद बनाते प्रचंड बहुमत, या फिर वो फर्श पर यानी कि तीसरी ताकत के तौर पर जनता उनको सिरे से नकार देती, और वो दिख रहा है कि शायद जनता ने उनको नकार दिया है। तो बिल्कुल जाते हैं उस पर वो कितना अडिग रहते हैं। अगर इस बात पे प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं उस पर अड़ेंगे तो उन्हें राजनीति से हटना होगा, राजनीति छोड़नी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था
कि जेडीयू अगर 25 से ज़्यादा सीटें जीत जाती है तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। तो अब जो पहले फेज का ही चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही मजबूती के साथ जेडीयू जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखी और बड़ी पार्टी के तौर पे दिखी। प्रथम चरण के जो मतदान हुए हैं 121 सीटों पर सिर्फ उसकी बात कर ले, बाकी जो ये जो 122 सीटों पे हुए हैं रजनीश थोड़ा संक्षेप में जी, अच्छी खासी जो उपस्थिति है वो देखी जा रही है। तो बहरहाल प्रशांत किशोर के वोट जो है वो उस तरीके से नहीं होंगे। उनके जो कई जगहों पे उम्मीदवार है जो अपने वजूद बूते जहां पे हैं, चाहे वो कुम्हरार की बात कर ले या तमाम दूसरे जगहों पे बात कर ले, वो या फिर आप हाँ बिल्कुल रजनीश, मतलब कुल मिलाकर यह है कि अब तीसरी ताकत जनता फिलहाल बिहार में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उससे चाहिए कि या तो एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हो, तीसरी ताकत कोई अभी फिलहाल बिहार में पनपती नजर नहीं आ रही है। एनडीए या महागठबंधन इसी के बीच फाइट नजर आई है।